तो अभी के सेशन में हम ये देखेंगे कि हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, उन सिद्धांतों को सुनिश्चित करना जो आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाते हैं और विक्टिमहुड को दूर करते हैं। तो अभी ये हम सीखेंगे कि मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप क्या है, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रदान करते हुए विश्राम तकनीकों का कैसे उपयोग करते हैं और बुनियादी परामर्श कौशल कैसे प्रदान करते हैं और आत्म प्रभावकारिता को कैसे बढ़ाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम रेफरल कैसे करते हैं। आइए समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप क्या है। लोगों में बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप किया जाता है। हस्तक्षेप रणनीतियों की एक बड़ी श्रृंखला मौजूद है और विविध प्रकार के मुद्दों की ओर निर्देशित है। यह अनुभव की गई हिंसा के प्रभाव को समझने और उसका इलाज करने और कठिन भावनात्मक स्थिति या भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। इन हस्तक्षेपों को जब प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो एक उत्तरजीवी यानी कि सर्वाइवर के जीवन में आत्मसम्मान, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण और कई अन्य लाभों में सुधार होता है। बुनियादी परामर्श कौशल। सबसे पहले हमें सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है। उसके लिए हमें आंखों से संपर्क बना के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर हिलाना और जब भी जरूरत हो हाँ कहना, मैं देखता हूँ, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, ये जानना कि कब खुले और बंद प्रश्नों का उपयोग करें। संक्षेप में बात को फिर से बताना, व्याख्या करना कि आपको क्या समझ में आया है। सहानुभूति दिखाना। उत्तरजीवी यानी कि सर्वाइवर अपने संदर्भ में जो कुछ ला रहा है उसे सम्मान पूर्वक समझना और उसे वापस इस तरह से प्रेषित करना जिससे क्लाइंट को समझ में आए। और भावनाओं को वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए उनसे ओपन एंडेड प्रश्न पूछना जरूरी है। उनकी भावनाओं को मान्यता रखना। सामने वाले इंसान को यह महसूस कराना है कि वो जो महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है। ये कहते हुए कि आपकी स्थिति में जो कोई भी होगा वो ऐसा ही महसूस करेगा और यहाँ पे गुस्सा आना स्वाभाविक है। आश्वासन प्रदान करना। उसे आश्वस्त करें कि आप उसकी मदद करने के लिए हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि हम कोई झूठा आश्वासन ना दें। ये कहते हुए कि जब आप पहली बार मिले थे उसकी तुलना में अब आप मुझे बहुत बेहतर लग रहे हैं। आप इसे कुछ समय से अनुभव कर रहे हैं, इसे दूर होने में कुछ समय लगेगा। ऐसे कुछ वाक्य हम यूज कर सकते हैं सामने वाले सर्वाइवर के साथ। अपराध भोग और शर्म से निपटने के लिए आप कह सकते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है। समस्या समाधान को प्रोत्साहित करें। तर्कसंगत रूप से समस्या का विश्लेषण करने और हिंसा में पैटर्न देखने में उनकी मदद करें। हानि और लाभ को तोलने के बाद ही विकल्पों के साथ आने में उनकी मदद करें। शक्ति यानी कि रेजिलियंस को सशक्त और सक्षम करें। साहस, शक्ति, मुकाबला करने के सकारात्मक तरीकों की ओर इशारा करते हुए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पैदा करें। उन्हें सहायता समूह जैसे कि एक सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम उनको इस चीज के लिए फोर्स ना करें। समर्थन प्रणालियों पर चर्चा करें। उनके परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, कार्यस्थल और अन्य कानूनी सहायता प्रणाली जैसे कानूनी चिकित्सा और मीडिया के बारे में चर्चा करें। संकट से निपटना। आपात स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण संपर्क नंबर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे और उनके साथ एक सुरक्षा योजना बनाएं जो वो किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल कर सके। परामर्शदाता, स्वास्थ्य पेशेवर का पर्यवेक्षण। काउंसलर के लिए प्रक्रिया भावनात्मक रूप में टकाऊ हो सकती है। तो परामर्शदाताओं को अपनी स्वयं की कमजोरियों और पूर्वाग्रहों से सावधान रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये परामर्श प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो काउंसलिंग करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ध्यान से सुनना, आंखों का संपर्क बना के रखना यानी कि आई कांटेक्ट मेंटेन रखना, दिलचस्पी दिखाना, उनका आदर करना और उनकी बातों को स्वीकार करना, जिसका मतलब है कि हमें उनको कभी भी जज नहीं करना चाहिए और हमारा ध्यान उस समस्या पे रहना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति पे ऊपर। और हर एक बातों का गोपनीयता बनाए रखना चाहिए और हर दूसरे सेशन में मिलने से पहले हमें केस रिपोर्ट्स पढ़कर
अपने आप को रेडी रखना चाहिए। और सेशन में क्लाइंट को उसकी गति निर्धारित करने में हमें मदद करना चाहिए। कोई कोई क्लाइंट्स हर एक बात एक ही सेशन में बता देते होंगे, या कोई कोई क्लाइंट्स काफी समय लेते होंगे, उनको काफी सारे सेशंस की जरूरत होगी, तो वो जो गति जो है वो सामने वाला क्लाइंट ही निर्णय लेगा। परामर्श करते समय ऐसे कोई बातें हैं जिसको हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे क्लाइंट के लिए निर्णय लेना, उन्हें बताना कि आप इस रिश्ते में रहे या इस रिश्ते को छोड़ दे, पक्षपाती या निर्यात्मक होना, क्लाइंट को उन चीजों के बारे में बात करने के लिए मजबूर करना जिनके बारे में वह सहज नहीं है, विश्वास भंग करना, गोपनीयता को तोड़ना, और क्लाइंट द्वारा आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले बातों को महत्व नहीं देना, महिला के जीवन साथी के बारे में नकारात्मक या अपमानजनक बातें न करना, किसी भी बात के लिए उन्हें जल्द न करना, अगर वह अनुचित है तो उसे बात करने के लिए मजबूर न करें, दूसरों के सामने खुली जगह पे उनसे बात न करना, सत्र के दौरान अपने फोन को बार बार न जांचना, या किसी को भी परामर्श कक्ष में प्रवेश करने के लिए अनुमति ना देना। अब हम विभिन्न तकनीकों के बारे में जानेंगे। ये कुछ विश्राम तकनीकें हैं जो हमारे मन को वर्तमान समय में लाने के लिए मदद करते हैं, जो काफी हद तक हमारे अनुपयोगी भावनाओं को भी कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले है डायफ्रामिंग, गहरी सांस। एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने आंखों को बंद कर लेना है और अपने नाक के माध्यम से एक लंबा गहरा सांस लेना है। धीरे धीरे से अपने पेट में हवा भरते जाना है। उसके बाद जिस गति से आपने सांस अंदर धीरे धीरे लिया था, उसी गति से आपको धीरे से सांस छोड़ना है, जब तक कि हवा पूरी तरह से आपके पेट से बाहर निकल जाए। और सांस छोड़ते हुए अपने आप को मन में आराम कहते हुए आपके ध्यान को केंद्रित करना है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक आप शांत और तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है माइंडफुल ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल आराम से बैठना है, आंखें बंद कर लेना है और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने ध्यान को अपनी सांस के ऊपर लाना है। कल्पना करना है कि आपका पेट एक गुब्बारा है और हर बार जब आप सांस लेते हैं तो गुब्बारा फूलता है और हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है। जब भी गुब्बारा फूलता है और सिकुड़ जाता है, तब अपने पेट में जो संवेदनाएं हैं, यानी कि पेट में जो भी सेंसेशंस हैं, उस पे अपने ध्यान को लाना है और आपका पेट सांस के साथ ऊपर उठता है और सांस छोड़ते टाइम गिरता है। आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार आएंगे और ऐसा महसूस करना बहुत ही नॉर्मल है। बस उन विचारों को एक बार देखना है और फिर से अपने ध्यान को अपने सांस के ऊपर वापस लाना है। तीसरा एक्सरसाइज है मूड डायरी। इसमें आपको हर एक दिन के सामने 1 से लेकर 10 तक अलग अलग चेहरा दिख रहा है। सबसे पहला चेहरा जो 1 नंबर के ऊपर दिख रहा है वो बहुत ही दुखी चेहरा, और वो धीरे धीरे उसका मूड बदलकर 10 तक जब वो पहुंचता है तब वो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करता है। इसमें आप कोई भी एक ऐसा नंबर सर्कल कर सकते हैं जो मूड आपने उस दिन ज्यादातर महसूस किया, और उसके साथ आप लिख सकते हैं कोई भी ऐसा एक या कोई भी जितने भी ज्यादा चीजें जो आपने बहुत ही अच्छी चीजें किए, या आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा हुआ, या कोई और चीजें जो और भी बेहतर हो सकते थे, या कोई भी ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा अच्छे नहीं लगे। इससे आपको मौका मिलता है उस दिन के ऊपर आत्मनिरीक्षण करना, जो आपके मूड को ट्रैक करने के लिए कि आपने कैसे महसूस किया उसमें मदद करता है। अगला एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग व्यायाम। ये सरल रणनीतियों का एक सेट है जो आपको भावनात्मक दर्द जैसे चिंता, क्रोध, उदासी, आत्म नुकसान से अलग करने में मदद कर सकता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला है मानसिक प्रकार। इसमें आप कोई भी 5 चीजें जो आपके आसपास आप देख सकते हैं उसको आप अपने मन में ला सकते हैं, और कोई भी 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं जो अलग अलग टेक्सचर के हो, जो अलग अलग बनावट के हो, और कोई भी 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं। हो सकता है आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे फैन का आवाज आ रहा होगा, या किचन में कुछ अगर काम चल रहा हो, कुकर का सीटी बज रहा हो उसका आवाज आ रहा होगा, या कुछ भी घर के बाहर से भी कोई आवाज आ रहा होगा जिसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और कोई भी 2 ऐसी चीजें जिन्हें आप अपने आसपास सूंघ सकते हैं, उस पर भी अपने ध्यान को ला सकते हैं, और कोई भी एक ऐसी चीज जो आप चख सकते हैं, जो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपके सारे 5 इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, जो आपको मदद करता है अपने मन को वर्तमान स्थिति में लाने में। और दूसरा प्रकार है शारीरिक प्रकार।
इसमें आप एक कंफर्ट बैग बना सकते हैं जो उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और उस इंसान को सुख प्रदान करने में मदद करती है। इसमें भी आप कोई भी 5 इंद्रियों से जुड़े हुए चीजों से उस कंफर्ट बैग में भर सकते हैं, जो पूर्व परिचित इत्र हो, जैसे कि चमेली की खुशबू या कॉफी बीन्स या कोई भी खिलौने या कोई भी एक फजी वस्तु का स्पर्श जो है आप उस कंफर्ट बैग में रख सकते हैं। और तीसरा प्रकार है आत्मवार्ता। इसमें आप अपने आप से दयालु तरीके से बात कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी कोपिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, या ये जो भावना जो है अभी गुजर जाएगी। और अपने लिए एक कोई भी ट्रीट करने के लिए आप योजना बना सकते हैं, जैसे कि अपना पसंदीदार भोजन खाना या अपना कोई भी पसंदीदार पहनावा पहनना। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपका कोई भी पसंदीदार काम, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग या लिखना, जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। गतिविधि अनुसूची, ये उन गतिविधियों के अनुसार अपने दिन को संचरित करने का एक तरीका है जिनसे बचा जाता है और जो किसी की मूल्यवान दिशा के अनुरूप है। किसी व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे गतिविधियां जो आनंद देती हैं और गतिविधियां जो निपुणता यानी कि उत्पादकता देती हैं। हमें उन गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए जो आनंद और महारत दोनों प्रदान करती हैं, जो सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। आनंद और महारत के कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे आनंद में दोस्तों से बात करना, बागवानी करना, पालतू जानवरों के साथ समय बिताना या पढ़ाई करना। महारत के उदाहरण कुछ ऐसे हैं, काम पर जाना, पेंटिंग करना, गाना गाना या किसी समस्या का समाधान करना या बागवानी करना। अब हम स्लीप हाइजीन के बारे में जानेंगे। स्लीप हाइजीन क्या है? वो बेसिकली एक बहुत ही क्वालिटी स्लीप पाने के लिए, एक अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें स्लीप हाइजीन का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो स्लीप हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे जो कमरा है जहाँ पे आप सोते हो वो बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। आप सिर्फ नाइट लाइट ऑन रख सकते हैं और शाम को 6 बजे के बाद कोशिश करना चाहिए कि चाय, कॉफी या कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें। और सोने से पहले मोबाइल फोन या किसी भी डिजिटल स्क्रीन का उपयोग करना, जैसे टीवी देखना, वो अवॉइड करना चाहिए। और फिर सोने और सुबह उठने का जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स करके रखना चाहिए। और रात को बिल्कुल हल्का डिनर करना और सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी करना चाहिए, क्योंकि रात को सोने से पहले अगर आप बहुत ही हैवी सा डिनर करेंगे वो आपको बहुत ही एनर्जी देगा। अगर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होगा रात के समय आपके शरीर में तो आपको नींद देने में बहुत मुश्किल करेगा। और दिन के समय एक्सरसाइज करना और दिन को नींद लेने से बचना, या तो कम समय के लिए सोना और सोने से पहले किसी भी हैवी एक्सरसाइज करने से बचना। अब हम आत्म प्रभावकारिता को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में समझेंगे। आत्म प्रभावकारिता के आंतरिक और बाहरी सोर्सेस होते हैं। इस मास्टरी जो पिछली सफलता और असफलता स्वयं की भावनाओं को प्रभावित करती है। वर्तमान अवस्था, जिसमें वर्तमान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की धारणाएं आत्म प्रभावकारिता विकसित करती हैं। विकेरियस लर्निंग, जो संबंधित आंकड़े हैं जो हमारे फेमिलियर फिगर्स हैं लाइफ में, उनका सफलता और विफलताएं आत्म प्रभावकारिता पर प्रभाव डालती हैं। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं लाइफ में, उनकी सफलता और असफलताएं भी हमारे मूल विश्वासों को प्रभावित करती हैं। अपने दैनिक जीवन में आत्म प्रभावकारिता बढ़ाने के 4 तरीके हैं। स्ट्रेच जोन में रहना, यानी कि अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करना। सरल लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्यों को यथोचित रूप से निर्धारित करें और उप लक्ष्यों में विभाजित करें। बड़ी तस्वीर देखना, अल्पकालिक नुकसान यानी कि शॉर्ट टर्म लॉसेस के ऊपर देखना। बाधाओं को दूर करें, बाधाओं को चुनौतियों के रूप में देखें और जिस तरह से हम विफलताओं को देखते हैं उसका पूर्ण निर्माण करें। अब हम विक्टिमहुड को कैसे हटाना है उसके बारे में समझेंगे। विक्टिमहुड क्या है? विक्टिमहुड एक सतत भावना है कि व्यक्ति स्वयं एक विक्टिम है जो कई प्रकार के रिश्ते में जनरलाइज्ड होता है। नतीजतन विक्टिमाइजेशन पीड़ित व्यक्ति की पहचान का एक केंद्रीय हिस्सा बन जाता है। उनका मानना है कि किसी का जीवन पूरी तरह से बाहर की ताकतों के नियंत्रित में है, जैसे कि भाग्य या अन्य लोगों की दया।
विक्टिम संभावित समाधानों पर चर्चा करने के बजाय लगातार अपने अतीत और उनके कारण प्रभाव के बारे में बात करते हैं। विक्टिम व्यक्ति अपने विक्टिमहुड के लिए लगातार रिकॉग्निशन चाहते हैं। विक्टिमहुड को हटाने के लिए और विकास की तरफ बढ़ने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। चूंकि समाजीकरण प्रक्रियाएं विक्टिमहुड मानसिकता को पैदा कर सकती हैं, ये व्यक्तिगत विकास की मानसिकता भी पैदा कर सकती हैं। आघात यानी कि ट्रॉमा हमें परिभाषित नहीं करते हैं और न ही वो हमारी पहचान का मूल बनते हैं। किसी का आघात से बाहर निकलना संभव है और जीवन में होने वाले इन अनुभवों का उपयोग इसी तरह की स्थिति में दूसरों के लिए आशा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। विक्टिमहुड को हटाना। विक्टिमहुड से विकास तक पहुंचने के लिए हम आघात सूचित देखभाल यानी कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के बारे में जानेंगे। ये एक समग्र दृष्टिकोण है जो सर्वाइवर पर ट्रॉमा के प्रभावों का मूल्यांकन करता है, आघात से निपटने के लिए कदम उठाता है और सर्वाइवर को सुरक्षा और रिकवरी की भावना का अनुभव करने के लिए सशक्त बनाता है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर फोकस करता है आपके साथ क्या गलत है उससे हटकर आपको क्या हुआ है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के अंग्रेजी में 4 R's हैं, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्डिंग और रेसिस्ट, जिनको हम हिंदी में पहचानते हैं एहसास करना, पहचानना, जवाब देना और विरोध करना। एहसास में हम ये समझते हैं कि आघात के वजह से व्यक्ति के जीवन में सभी पहलुओं को प्रभावित होता है। हम ये पहचानते हैं कि आघात की वजह से उनके मानसिक और शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी होता है। जवाब देना यानी कि एक व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर जो उपचार को बढ़ावा देता है, उसके बारे में हम सर्वाइवर को मदद करते हैं। विरोध करना जिससे कि सर्वाइवर को पुनः आघात ना पहुंचे। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अलग अलग जगह रेफरल किया जाता है। काउंसलर को अन्य पेशेवरों के साथ एक नेटवर्क विकसित करना चाहिए। महिलाओं और उनके परिवारों के साथ रहें या एक परिचयात्मक कॉल करें ताकि महिला को आघात से राहत मिल सके। और रेफरल इनमें से किसी को भी किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी संगठनों को या किसी कानूनी पेशेवर को और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को। अब हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।